अगर आप भी कूलॉम के नियम रटना नहीं, सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज उसी का हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस पे हमने एक लेक्चर पहले भी लिया है आप सभी का दोस्तों। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिए। ये हमारी आज दूसरी क्लास होने जा रही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है दोस्तों आवेश संरक्षण का नियम। इससे पहले हमने पढ़ा है दोस्तों कि वैद्युत आवेश होता क्या है, आवेश किस प्रकार के होते हैं, उसमें हमने कितने चार्जेज होते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। हमने बहुत सारी बातें पिछली कक्षा में की थी और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो एमसीक्यू पीवाईक्यू आपके जो परीक्षा में आ रहे हैं वो सब भी हमने देखा था दोस्तों। आज हम लोग को चर्चा करना है आवेश संरक्षण के नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश संरक्षण का एक सिद्धांत है दोस्तों। कहा जाता है ऐसा कि आवेश जो है हमेशा संरक्षित होता है। मैं इसे लिखने के बजाय आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आप लोग के पास तो लिखा हुआ होगा ही, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जो आप लोग नोट्स मिलता होगा कोचिंग में, स्कूल में, वहाँ पर भी ये सब तो लिखा हुआ है दोस्तों। मैं आपको रटने के बजाय समझने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ और मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आवेश संरक्षण क्या है, आवेश का संरक्षण कैसे होता है और इसके नियम क्या हैं। तो समझते हैं दोस्तों। आवेश ऐसा है जो हमने चर्चा किया था कि ये मौलिक कण होता है दोस्तों। आवेश क्या है? मौलिक गुण होता है। तो इसमें देखिए आवेश जो है न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जाएगा दोस्तों? आवेश जब एक किसी बॉडी में चार्ज रहेगा, अगर वो कोई बॉडी आवेशित है, कोई वस्तु आवेशित है, उसमें कोई चार्ज है, तो क्या होगा, कैसे दूसरा बॉडी में तो जाएगा नहीं, तो कैसे उसका होगा? न तो खत्म होगा न उसका उत्पत्ति होगा, तो दूसरा बॉडी में कैसे जाएगा? केवल दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। न तो इसको बनाया जा सकता है न इसको खत्म किया जा सकता है। आप लोग अच्छे से समझिए दोस्तों, यही है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या है दोस्तों? आवेश न तो उत्पन्न किया जाएगा, मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पर, न तो उत्पन्न किया जाएगा, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आप लोग अच्छे से समझिएगा दोस्तों। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। तो स्थानांतरण किस प्रकार से होता है दोस्तों, वो भी आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, आप सबको समझाऊंगा स्थानांतरण के क्या क्या नियम हैं। देखिए, तो अब हम लोग बातें पिछली कक्षा में हमने की थी, ऋण आवेश क्या है, धन आवेश क्या है। तो देखिए, अगर कोई एक बॉडी है दोस्तों, एक बॉडी है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माना जाता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव हम लोग मानते हैं। तो ये जो है नेगेटिव चार्जेज अगर इस बॉडी में ज़्यादा है, इस सिंबल का मतलब क्या है? ज़्यादा है। नेगेटिव चार्जेज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्जेज कम है, तो ये बॉडी हमारा किस प्रकार का चार्जेबल है दोस्तों? तो इस बॉडी में जो चार्ज है इसको क्या बोलेंगे? ऋण आवेशित, नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, ऋण आवेशित वस्तु है। किस प्रकार का वस्तु है? ऋण आवेशित वस्तु है।
ये बॉडी किस प्रकार का है वस्तु, ये जो है वस्तु है ऋण आवेशित है, बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज है। अगर यहाँ पर एक बॉडी है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या अगर ज़्यादा है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज की क्षमता इसमें ज़्यादा है, तो ये वस्तु कैसा है दोस्तों, धन आवेशित है, धनावेशित, ये धन आवेशित वस्तु है। और एक बॉडी है, एक वस्तु है जो कि इस प्रकार का है दोस्तों, जिसमें निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल है, तो ये क्या है दोस्तों, उदासीन, ये क्या है, उदासीन वस्तु है। ये कैसा है, उदासीन वस्तु। देखिए यही बॉडी हम लोग को देखना है और इसी में ट्रांसफरेशन देखना है दोस्तों। तो अब हम आप सबके सामने ये जो है प्रस्तुत करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आवेश जो है न तो संरक्षित उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, तो इस संरक्षित कैसे होता है दोस्तों, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करके संरक्षण किया जाता है इसका। जैसे देखिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, एक सोडियम जो होता है दोस्तों, Na सोडियम जो होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें क्या मिला दिया जाता है दोस्तों, क्लोरीन मिला दिया जाता है, तो क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है दोस्तों। दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि उदासीन हो जाता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है +1 का चार्ज, इसमें +1 का चार्ज है और इसमें -1 का चार्ज है दोस्तों, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, 0। यही है आवेश का संरक्षण, यही आवेश का संरक्षण है दोस्तों। न तो इसका उत्पत्ति होगा न इसको नष्ट होगा, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा दोस्तों। देखिए मैं आप लोग के समक्ष एक और एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। देखिए एक बॉडी है, एक बॉडी है दोस्तों, इसमें +3 कूलम्ब का एक चार्ज है, अगला चार्ज +5 कूलम्ब का है और अगला चार्ज -2 कूलम्ब का है, ठीक है दोस्तों। एक दूसरा बॉडी है, इसमें +2 कूलम्ब का चार्ज है, +3 कूलम्ब का चार्ज है और एक Q कूलम्ब का चार्ज है। तो आपको बताना है कि ये जो Q कूलम्ब है इसका मान कितना होगा, Q का मान क्या होगा दोस्तों। ये अगर आपसे पूछ दे कि इसमें Q का मान क्या होगा, आवेश को संरक्षित रखना है, आवेश को संरक्षित रखना है, इससे इसमें बॉडी में जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें आपको पूछ दिया कि Q का मान क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। इसमें जो है इसको मान लेते हैं कि ये Q1 है, ए वाला Q2 है और ए वाला Q3 चार्ज है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है QA मान लेते हैं, इसको QB बोलते हैं और इसको QC बोल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। जो है हमारा Q1 + Q2 + Q3, आवेश संरक्षण तो यही कहता है कि तीनों का जो जोड़ है इधर वाले के जोड़ के बराबर होना चाहिए, QA + QB + QC दोनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इसमें क्या है, 3 है, 5 है, -2 है। इधर वाले में क्या है दोस्तों, 2 है, 3 है और प्लस में यहाँ पर Q है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा और इधर कितना है दोस्तों, 3 और 2 5 है, 5 + Q है। तो Q का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। Q का मान कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब हो जाएगा। Q कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 1 कूलम्ब का हो जाएगा। Q कितने के बराबर हो जाएगा, 1 कूलम्ब। देखिए आप लोग अच्छे से समझते चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आप सभी के सामने एक बिहार बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने कल की कक्षा में चर्चा किया था दोस्तों
कि जब वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो वस्तु है वो किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, वस्तु द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उसी प्रकार उस पर आवेश का प्रभाव पड़ता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। तो इसमें कह रहा है कि जब वस्तु को आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि वैसा ही रहेगा, अचर रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, या फिर बढ़ या घट दोनों हो सकता है। आप लोग सोचिए दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है। मैंने आप लोग के लिए एमसीक्यू अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था दोस्तों। चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट होगा, एक कम्युनिटी नाम का सेक्शन होता है दोस्तों। ऊपर में जब हमारा चैनल खोलिएगा तो उसमें कम्युनिटी दिखेगा आपको। उसमें हमने आप सबके लिए एमसीक्यू पोस्ट किया था। तो आप सब ने उसे पता नहीं सोल्व किया नहीं किया, एक भी कमेंट उत्तर आप लोगों ने नहीं किया दोस्तों। आप लोग जो भी मैं देता हूँ उसे सोल्व किया कीजिए, तभी तो आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों। फिर मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब आप लोग वीडियो ही नहीं देखिएगा, इसको जो मैं एमसीक्यू दूंगा वो आप लगाइएगा नहीं, तो फिर आप लोग कैसे कर पाइएगा। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर ऑप्शन डी। कैसे दोस्तों, देखिए, आवेश वस्तु को तो आवेशित कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से आवेशित कर रहे हैं तो यहाँ लिखा नहीं है कि धन आवेशित कर रहे हैं या ऋण आवेशित कर रहे हैं। अगर धन आवेशित करेंगे तो बढ़ जाएगा, अगर ऋण आवेशित करेंगे तो घट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों सही है। देखिए, अब आप सबके सामने एक टॉपिक है आवेशन की प्रक्रिया। कि आवेश जो है उसको कंजर्वेशन तो हमने पढ़ लिया, तो अब कंजर्वेशन होगा किस तरीके से। अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है, ये दूसरा बॉडी चार्ज है, तो उसको किस प्रकार से चार्ज किया जाएगा, आवेश किस प्रकार से ट्रांसफर होगा, यही तरीका हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। इसकी प्रक्रिया पढ़नी है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, किस प्रकार से जो है चार्ज होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें हम लोग के पास तीन प्रक्रिया है। पहला है बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। कैसे, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा, घर्षण करके किसी चीज को चार्ज करेंगे दोस्तों। दूसरा है चालन, बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। कैसे दोस्तों, चालन, चालन द्वारा चार्ज करेंगे, चालन द्वारा। ये जो है चालन, ये किस प्रकार का है दोस्तों, ये जो है टचिंग मेथड है। इसको जो है टच करके किया जाता है। चालन कैसे होता है, टचिंग से। अगला है प्रेरण, इंडक्शन, बाय इंडक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। क्या है दोस्तों, प्रेरण विधि, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा होता है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। इसमें जो है ये हमारा जो है विदाउट टचिंग है, बिना टच किए, बिना टच किए। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि घर्षण किस प्रकार होता है दोस्तों। तो घर्षण का सबसे अच्छा जो उदाहरण है दोस्तों, आप सबके सामने, आप लोग जो है बचपन में अपना कंघी जो होता है उसको, या फिर पेंसिल, पेंसिल या पेन को दोस्तों आप लोग रब करते होंगे, रगड़ते होंगे अपने बालों से। पेंसिल को या पेन को जो है दोस्तों अपने बाल से रगड़ना, घर्षण, घर्षण करना।
पेन को अपने बालों से ऐसे ऐसे घिस के उसको जब हम लोग कागज़ के पास ले जाते हैं दोस्तों, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। कैसे करता है दोस्तों? घर्षण द्वारा करता है। घर्षण हम लोग करवाते हैं, बाल में जो है पेन को रगड़ते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। जब पेन में हल्का चार्ज आ जाता है तो चारों तरफ जो है अपना फील्ड बनाता है और उसको अट्रैक्ट कर लेता है दोस्तों, पेपर को। तो ये क्या होता है? घर्षण द्वारा चार्जिंग हो जाता है। आप लोग जो है पत्थर को जब आपस में रगड़ा जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? एक इसका अच्छा एग्जांपल है, जो बादल जो है दोस्तों ऊपर टकराता है, बादल एक दूसरे से टकराता है तो कितना भयंकर बिजली चमकता है दोस्तों। तो ये जो लाइट है, जो उसमें करंट उत्पन्न होता है, वो किस वजह से होता है? घर्षण द्वारा होता है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिया। तीसरा एग्जाम्पल हमने पत्थर का दिया दोस्तों। दो पत्थर का टुकड़ा जब आपस में लेकर रब किया जाता है, इसका और एक एग्जाम्पल माचिस। माचिस भी है दोस्तों, उसमें भी जब हम लोग रब करते हैं तो उसमें तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है अग्नि उत्पन्न होती है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, चालन द्वारा। चालन द्वारा कैसे होता है दोस्तों? दो बॉडी को आपस में टच करा दिया जाता है। जैसे देखिए, एक बॉडी है हमारा दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा एक बॉडी रहा। इसमें जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है दोस्तों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका एक्सेस है? नेगेटिव चार्ज का एक्सेस है, पूरा भरा हुआ है इसमें दोस्तों। दूसरा बॉडी जो है, हमने इसमें न्यूट्रल बॉडी था, इसमें हमने इसको टच करा दिया। दूसरा बॉडी जो एकदम बिल्कुल खाली था, हमने इसको क्या किया? टच करा दिया। ये न्यूट्रल बॉडी था दोस्तों। ये जो बॉडी इधर से मैंने लाया, ये न्यूट्रल था, खाली था, इसमें कोई भी चार्ज नहीं था। तो अब क्या होगा? ये दोनों, ये जो कंडक्शन है, इसकी वजह से इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। इसमें से इसमें आने लगेगा करंट, और इसमें कुछ पार्शियली इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। जितना वो रख पाएगा उतना तो रखेगा, बाकी इसमें भेज देगा दोस्तों। तो इस तरह के चार्ज को क्या बोलेंगे हम लोग? चालन द्वारा ये चार्ज हुआ। ये टच करके जो हम लोग जो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र करवाए, ये कैसे हुआ? चालन द्वारा हुआ। कंडक्शन मेथड इसको बोलते हैं। अगला एक और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मान इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए, एक यहाँ पर चार्ज बॉडी है, इसमें क्यू है, क्यू चार्ज है, और दूसरा बॉडी यहाँ पर जो है ऐसे है, इसमें न्यूट्रल बॉडी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हल्का सा इसमें पास ले आएंगे। जैसे ही इसको टच कराएंगे दोस्तों, ये एक दूसरे से टच करेगा और ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो क्यू चार्ज है, इसमें जब आधा आधा आ जाएगा दोस्तों, तो ये दो भाग में बट जाएगा। दो भाग में जो दोनों है, इसको जब फिर हम अलग करेंगे चार्जिंग के बाद, जब इसमें से ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग अलग करेंगे तो एक Q/2 चार्ज इसमें भी आ जाएगा, Q/2 चार्ज इसमें भी क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन है, दोनों में चार्ज समान रूप से रहना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये तो देखा कि मेरे में चार्ज है, एक्सेस है, और इसमें चार्ज है ही नहीं, तो जब हमने इसको सटा दिया तो यहाँ पर कंजर्वेशन की वजह से जो है यहाँ पर आधा आधा ही लोग बांट लिया दोस्तों, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अच्छे से समझ आ रहा है? चलिए अब अगला मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा देखने के लिए समझिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें निगेटिव चार्ज भरा पड़ा है। दूसरा बॉडी हमारा यहाँ पर एक सेटअप हमने ले आया, इस सेटअप को बोलेंगे ए, और एक और बॉडी सेटअप हमने यहाँ पर तैयार किया। इसमें तो नॉन टचिंग मेथड है, इसमें टच कराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, लेकिन अट्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज लाना होगा, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अब जो है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था दोस्तों, इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज था। देखिए, ये बॉडी कैसा था? हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला था। ये बॉडी कैसा था? निगेटिव चार्ज वाला था। जैसे ही हमने इसे पास लाया,
तो इसमें अब क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, अट्रैक्शन होगा और इसमें से चार्ज इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो जब चार्ज आएगा तो ए किधर भेजेगा इसको, इधर इधर इधर, जहाँ पर चार्ज इसमें नहीं था उधर इधर कर लेगा दोस्तों। तो इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज पूरा है, इसमें नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो इसमें अट्रैक्शन की वजह से ले आया दोस्तों। और फिर क्या होगा, जो बी बॉडी है तो इसमें आने का प्रयास करेगा। जब इसमें यहाँ पर आया तो इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, इसमें आ जाएगा दोस्तों। ये भी इंडक्शन की वजह से है तो इसमें भी ट्रांसफ़र होगा। तो जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसको अलग करेंगे हम लोग। तो एक बॉडी पूरा ये नेगेटिव चार्ज वाला था, इसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा तो ये तो पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर हमारा जो ए बॉडी बना, ए और ए वाला हमारा बी, सबको अब अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ए जो है हमारा टोटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बी में निगेटिव चार्ज भर दिया जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी था दोस्तों, ये न्यूट्रल बॉडी था। इधर से अट्रैक्ट करके इसमें से ये निगेटिव चार्ज को ले आया। जब अपने में शिफ्ट किया तो पास वाला बॉडी को देखा कि ये तो बिल्कुल जो है ये इसमें टच था। यहाँ पर जो है इंडक्शन की वजह से हुआ, यहाँ पर इंडक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पर जो है कंडक्शन की वजह से इसको भेज दिया, क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल था, ये बॉडी न्यूट्रल था, इसमें कुछ भी नहीं था, उदासीन था, ये खाली था। तो इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज आया तो अपने बगल वाला को दे दिया कि लो भाई तुम निगेटिव रख लो। तो ये हुआ हमारा पूरा सेटअप, इसमें चार्ज कंजर्व हो गया। देखिए यही है चार्ज कंजर्वेशन दोस्तों। और इसमें हमने आपको मेथड भी बता दिया कि कितने तरीके से जो है क्या इसका प्रक्रिया है। तो हमने तीनों आपको समझा दिया। आशा है आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब जो है दोस्तों हम लोग को क्या पढ़ना है, कूलॉम्ब का नियम। हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि कूलॉम्ब क्या है दोस्तों। अब हम लोग को इसका नियम पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना है कि कूलॉम्ब होता क्या है आखिर में। तो कूलॉम्ब क्या है दोस्तों, एक एसआई मात्रक है किसका, आवेश का। जो चार्ज है उसका एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम्ब है। तो अब कूलॉम्ब एक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने अपना कुछ नियम भी दिया है। तो कूलॉम्ब का नियम क्या है दोस्तों, वही हम लोग को आज पढ़ना है। तो इसमें नियम इन्होंने दिया था, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और जो थ्योरी है मैं उसे यहाँ पर समझा दूंगा दोस्तों। ओके, चलिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश, हम लोग इसमें किसका पढ़ रहे हैं, आवेश। तो आवेश तो हम लोग बिंदु में ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पर एक बिंदु आवेश, यहाँ पर एक बिंदु आवेश, क्या है, इसको बोलिए Q1, इसको बोलिए Q2, ठीक है। इसके बीच में कुछ दूरी भी होगा। ओके, तो दूरी को हम लोग मान लेते हैं क्या, R, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, इन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है तो आकर्षण होगा दोस्तों। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। तो यही है दोस्तों। कह रहे हैं क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के परिमाणों, आवेश यही है, हमने माना Q1 Q2। तो इसमें बोल रहे हैं कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रम समानुपाती होता है। क्या है, इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो इसमें लगेगा बल, वो क्या होगा दोस्तों, Q1 Q2 के समानुपाती होगा। Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा क्या, फोर्स। जो इसमें बल लग रहा है इन दोनों के बीच, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लग रहा है वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये क्या है दोस्तों, इस समानुपाती का साइन है।
सिंबल है, ए प्रोपोर्शनलिटी दर्शाता है। देखिए एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और क्या कहते हैं, तथा उनकी बीच के दूरी जो r है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है दोस्तों, f किसके बराबर है, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। r स्क्वायर का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है दोस्तों। देखिए यही दो थ्योरी, यही कूलॉम का नियम यही है। क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, इनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, जो बल है वो इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही तो है। आप जब इसको याद रखिएगा तो ये अपने आप से आपको थ्योरी याद हो जाएगा, जो इसका परिभाषा है वो रटने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं थोड़ी ना रट रहा हूँ, आपके सामने मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। देखिए एक चार्ज मान लिए Q1, एक मान लिए Q2, दूरी कितना है, r है, तो इसका क्या है, F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्या, इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एट दिस बॉडी। जो इन दोनों बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, इनके Q1 और Q2 जो दोनों चार्ज हैं उनके गुणनफल के बराबर है और इनके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों से क्या है दोस्तों, देखिए इन दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो है, ऊपर में Q1 Q2 है, नीचे में r स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर के जगह पर हमने यहाँ पर रख दिया। आशा है सब क्लियर होगा दोस्तों। देखिए तो अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी है इसके लिए इन्होंने एक नियतांक दिया था, कूलॉम जी ने एक कांस्टेंट बनाया, तभी तो यहाँ पर कुछ रखिएगा, नहीं तो प्रोपोर्शनल है तो क्या है, ये बराबर किसका होगा भाई, तो F जो है किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये किसके लिए आया है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। प्रोपोर्शनलिटी जो है यहाँ पर समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जो सिंबल है उसी के जगह पर ए आया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये जो है ये इतने को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थिरांक बोलते हैं। इसको क्या बोला गया है, कांस्टेंट बोला गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। और इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, स्थिरांक। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थिरांक बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। ये स्थिरांक है, हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। F किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो k है इसका मान कितना है दोस्तों, k किसके बराबर होता है, k का जो मान है कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 के बराबर होता है। k का मान क्या है दोस्तों, 9 × 10 के पावर 9 होता है। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि k का मान क्या होता है, तो 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। देखिए चलिए अब इसको अगर हम लोग बदलना चाहें कांस्टेंट में तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, F किसके बराबर, यहाँ पर तो F हो गया के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अगर k का मान हमको निकालने के लिए दे दे तो क्या हो सकता है, देखिए k जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो k हो जाएगा F
आर स्क्वायर, यहाँ से हम मैं ला रहा हूँ, बटा Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? के बराबर हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 हो जाएगा। तो एफ क्या है हमारा दोस्तों? न्यूटन है। एफ किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर है, न्यूटन। और आर क्या था यहाँ पर? हमारा डिस्टेंस था, दूरी था, तो इसको मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों? Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, तो चार्ज का मात्रक कूलम, चार्ज का मात्रक कूलम, कूलम लिख देंगे। तो एक बार तो कूलम्ब है नहीं, Q1 और Q2 दो बार दो कूलम्ब है, तो कूलम्ब का भी स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। के किसके बराबर होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग सब कुछ समझते चलिएगा दोस्तों, ये सब याद करने का चीज़ नहीं है। देखिए, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर तो ये सब तो क्लियर हुआ होगा। एफ इज इतना, इसके प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से मैंने लिया कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट के लिए क्या लाया गया दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया गया है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वैसे रह गया। यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो के यहाँ पर लिखते हैं। के का मान क्या होता है? 9 × 10 की पावर 9 होता है दोस्तों। तो अब देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिख लिया कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमने इसमें चेंज किया दोस्तों कि के जो है कितना हो जाएगा? के का कितना हो जाएगा? तो के आ जाएगा हमारा दोस्तों एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 आ जाएगा। तो एफ क्या होता है? न्यूटन होता है। एफ का फोर्स का मात्रक न्यूटन, आर है हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मात्रक मीटर, Q1 Q2 चार्ज है तो मात्रक कूलम्ब। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए दोस्तों। आशा है सब कुछ क्लियर होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की। जो हमने ये आपको दिखाया था एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता बोला जाता है दोस्तों। चलिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है दोस्तों 8.85 इंटू 10 के पावर -12, इतने के बराबर होता है दोस्तों। आप सब ये भी याद रखिएगा, मान भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, एप्सिलॉन नॉट में हम लोग अब वो वाली थ्योरी प्रूफ करते हैं। एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए, एफ कितना के बराबर था दोस्तों? आप लोग यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं। एफ कितने के बराबर था? 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालने वाले हैं दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट को जब हम लोग बाहर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4, यहाँ से इसको मैंने ले लिया तो ये नीचे आ जाएगा, 4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? ए वाला देखिए, इसमें ए ऐसे है, तो यहाँ से मैंने एप्सिलॉन नॉट को बाहर किया तो यहाँ पर एफ आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें है Q1 Q2 हमारा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 किसके बराबर है? कूलम्ब स्क्वायर है। और नीचे में हमारा क्या है? न्यूटन है। फोर्स आ गया तो न्यूटन हो गया, न्यूटन। और ए हमारा डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कल बताया था। तो यहाँ पर सी स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या है दोस्तों? कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसका मान है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? सी स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए,
कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर। कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? फर्मी के बराबर होता है। फर्मी, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, फर्मी होता है। कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर एक फर्मी के बराबर होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्मी पर मीटर। फर्मी पर मीटर। देखिए, पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करिएगा दोस्तों। आप लोग एक बार दो बार बढ़िया से प्रयास करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर हमारे सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।